दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपने तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है और सिलेक्टेड एकदम आपको क्वेश्चन बताऊंगा। पूरे प्रश्न पत्र का मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। ओके, तो आपको दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी थी? तो जो हड़प्पाई मोहर थी वो हमारी किस वस्तु की बनी थी? सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई थी। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई है? तो ब्रह्मा जी की भुजा से हुई है क्षत्रिय की उत्पत्ति। ओके, नेक्स्ट, किस शासक ने इब्न तूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नैनार संत उपासना करते थे। जो नैनार संत थे वो किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मंगल पांडे वाली घटना कब और कहां घटित हुई? तो ये हुई थी दोस्तों आपका मार्च 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्च 1857 में बैरकपुर में। नेक्स्ट है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो संताल विद्रोह का नेता था दोस्तों आपका सिंधु और माझी। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक डेड्रेस पद्धति में बनाया गया था। तो एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ओके, ग्रिड पद्धति में बनाया जाता। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिड पद्धति क्या है, तो यही आपको बता देना है। 2 नंबर में आता है ग्रिड पद्धति क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों नालियों को जिस पद्धति के माध्यम से बनाया जाता है उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है, राक्षसी हिडिंबा डेड्रेस की पत्नी थी। तो किसकी पत्नी थी? भीम की पत्नी थी। तो भीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश डेड्रेस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, रहला डेड्रेस की रचना है। तो रहला इब्न तूता की रचना है। इब्न तूता इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा ग्रंथ का लेखक डेड्रेस था। तो शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इस्तेमारी बंदोबस्त डेड्रेस में लागू ही हुआ। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां किस प्रकार से दी है। पहला है दोस्तों हमारा कौटिल्य। तो कौटिल्य का दोस्तों आपको किससे मिलाना है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य का हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है सिंह शीर्ष। तो सिंह शीर्ष का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों आपका बरबोसा। तो बरबोसा का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली था। ओके, तो पुर्तगाली। नेक्स्ट है दोस्तों अमर नायक। तो अमर नायक का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर प्रणाली में अमर नायक है। ओके, तो ये हो जाएगा चौथा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांसीसी बुकानंग एक क्या था? चिकित्सक था। तो ये हो जाएगा 5वां। इसके बाद नेक्स्ट है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में। ओके, तो ये हो जाएगा 6वां। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बुद्ध का प्रिय शिष्य। तो बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि क्या थी? तो आंसर में दोस्तों आपको बता देना है, हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय ना होकर चित्रात्मक थी, जो कि क्या है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा समय में क्या है लोग वर्णों से नहीं लिखते थे, वर्ण बनाकर नहीं लिखते, चित्र के माध्यम से अपनी लिपि लिखते थे। ओके, और ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रुद्रदामन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप है भोपाल के पास सांची में स्थित है। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो गुरु नानक ने सिख धर्म की उपासना की थी। तो सिख धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संताल विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 1855 से बंगाल के मुर्शिदाबाद एवं बिहार के भागलपुर से स्टार्ट हुआ। तो 30 जून 18 क्या होने वाला है? 30 जून 1855 में। कहां से? बंगाल के मुर्शिदाबाद से और बिहार के भागलपुर से। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सहायक संधि का प्रचलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलिजरी ने। लॉर्ड बेलिजरी ने क्या सहायक संधि चलाई थी। नेक्स्ट है, जिन्स एक कामिल का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नकदी फसलों के लिए। किसके लिए हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा नकदी फसलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जिन्स एक कामिल का। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं 1700 दोस्तों हमारा पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है। तो ये भी आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो ये आपको याद भी रखना है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। कई बार ये आपका एक वाक्य में रेगिस्तान में पूछ लिया जाता है। वीर शैव आंदोलन के जनक बास बन्ना थे। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, महानवी डिंबा एक विशाल काय मंच है जो विस्तृत अनुसंधान का केंद्र था। तो ये जो चौथा भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जमीन की मुख्यतः दो किस्में थी, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, सत्य से कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। प्रश्न क्रमांक 6 में से हमारे क्या है 2 अंकी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा। वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है तैयार करते जाना है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। यह सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। दूसरा है इस सभ्यता में प्रमुख रूप से प्रकृति, मातृ देवी आदि सेवों की पूजा की जाती थी। सिंपल आपका दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल आपको दिया हुआ है, जिससे आप पढ़ते ही तुरंत याद कर ले, कम समय है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं, ओके, एक लाइन में आपका दिया हुआ है, सिंपल है, तैयार कर लीजिएगा। अथवा पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण, तो ये आपके 2 पॉइंट दिए हुए। पहला है सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई होगी और जल स्तर घटने लगा, वर्षा की कम होने से तथा कृषि और पशुपालन व्यवसाय में कर पाना असंभव हो गया। दूसरा है कुछ लोगों के अनुसार यह भूकंप आने से बस्तियां समाप्त हो गई। तो बाढ़ आने से या सूखा पड़ने से, कुछ लोगों का कहना है भूकंप आने से क्या है सिंधु सभ्यता के पतन हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है फ्रांस क्या है अथवा में है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। तो देख लेते हैं फ्रांस क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस घिसी हुई रेत एवं रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से को पकाकर बनाया जाने वाला पदार्थ था। इस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। फ्रांस बने पात्र संभवतः कीमती माने जाते हैं। इसे क्या है विलासित, इन पात्रों को विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत रखा गया है। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। अथवा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के शहरों के लोगों के उपलब्ध सामग्री की सूची बनाइए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक प्रकार के भोजन सामग्री जैसे गेहूं, जौ, चावल, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे का भोजन सामग्री के रूप में उपयोग करते थे। फल, पत्ती, दूध से बने पदार्थ, मछली, भेड़, सुअर आदि का मांस भी भोजन के रूप में उपलब्ध थे। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है फ्रांसवा वर्नियर कौन था। अथवा में है रेला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती है। देख ले सॉल्यूशन। फ्रांसवा वर्नियर कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक यूरोपीय यात्री था। फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। वह 12 वर्षों तक भारत में रहा। आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेला से भारतीय इतिहास में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो इब्न तूता का अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेला कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं। अथवा में उलेमा पद संज्ञा की विवेचना कीजिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। महान और लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं। महान परंपरा क्या है, प्रथम श्रेणी के कर्म कांडों को महान परंपरा कहा जाता था। यह परंपराएं लंबे समय तक से चली आ रही हैं। फिर लघु परंपरा है तीसरी श्रेणी के कर्म कांडों को लघु परंपरा कहा जाता है। ये परंपराएं कुछ समय पहले ही उत्पन्न हुई थी। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है उलेमा पद की संज्ञा की विवेचना कीजिए। तो मुसलमानों के कट्टर धार्मिक वर्ग को उलेमा कहा जाता है। इस वर्ग ने अकबर की सहिष्णुता की नीति का कड़ी आलोचना की, परंतु उनकी इस आलोचना का अकबर और उसकी नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि के क्या कारण था। अथवा में पंपा देवी कौन थी। सॉल्यूशन दोस्तों आपका इस प्रकार से रहने वाला है। विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का कारण यह था कि वह इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। वह अपनी जो प्रतिष्ठा है वो देवी देवताओं से जोड़ा करते थे। और जो जनता है वो क्या है धर्म में तुरंत विश्वास कर लेती है, इसलिए धर्म के माध्यम से क्या है वो अपनी सत्ता चलाना चाहते थे। आगे अथवा पूछा जा रहा है पंपा देवी कौन थी। तो पंपा देवी हप्पी क्षेत्र की स्थानीय देवी थी। इन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम हप्पी पड़ा। होगा सिंपल। जितने दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ 1-2 लाइन में दे रहा हूँ, और जितना मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में इतना ही लिखना है। ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 2-3 लाइन में आपको सॉल्यूशन बताना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता था। अथवा में है पहाड़िया कौन थे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता है। खुद कास्त ये ऐसे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। और पाही कास्त कौन थे, इनके अंतर्गत
वे खेतीहर जाते थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से पाई काश्त करते थे। खुद काश्त कौन? जो क्या है जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में उनकी जमीन है, वहीं अपनी खेती कर रहे हैं। पाई काश्त कौन है? कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर क्या है ठेके के माध्यम से क्या है खेती कर रहे हैं, वो आपके पाई काश्त कहलाते थे। पहाड़िया कौन थे? औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द निवास करने वाले लोगों को क्या है पहाड़िया कहा जाता था। राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे और निवास करते थे उन्हें क्या है पहाड़िया कहा जाता था। औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुकानन कौन था? अथवा में हमारा क्वेश्चन है जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? सॉल्यूशन दोस्तों हम देख लेते हैं। तो बुकानन हमारा कौन था? तो बुकानन एक चिकित्सक तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वह नक्शा नवीसों सर्वेक्षणों पालकी उठाने वालों के दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। यानी बुकानन क्या करता था? मतलब पालकी में बैठता क्या सभी जगह घूमता रहता था, वहां का क्या सर्वेक्षण किया करता था। उसका खर्च कंपनी उठाती थी क्योंकि कंपनी को उसके द्वारा एकत्र सूचनाओं की आवश्यकता होती थी। मतलब सर्वेक्षण का काम करता था, जानकारियां जुटाता था और अंग्रेजों को प्रदान करता था, और इसका जो पूरा खर्चा है वो कंपनी उठाती थी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा पूछा जा रहा है जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? 2 पॉइंट आपके बताए गए हैं। पहला कौन कौन तरीके अपनाते थे? जमींदार हैं उनकी अंग्रेज क्या है जमीन छीन लेते थे। ओके, तो अपनी जमींदारियां छीन लेते थे। इसके क्योंकि बहुत सारे रीजन है, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के समय समझाया भी था। ओके, लोग जो जमींदार थे वो कुछ तरीके अपनाते थे जिससे उनकी जमीन ना छीनी जाए। कौन कौन से तरीके थे? जमींदार अपनी जमींदारी के कुछ भाग परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने नियम बनाया था कि परिवार जो महिलाओं के नाम होगी जमीन उसको ना छीना जाएगा। इसलिए जमींदार क्या करते थे? अपनी जो कुछ जमीन का हिस्सा है परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे। दूसरा है जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी रकम अदा नहीं करता था, इस कारण जमीन नीलाम कर दी जाती थी, लेकिन जमींदार अपने लोगों से ही खरीदवा लेते थे। अंग्रेजों का क्या सिस्टम था कि जो जमींदार क्या उनको टैक्स नहीं देगा तो जो जमींदार की जो जमीन होगी उसे बेच दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। तो क्या करते थे? जो जमींदार थे वो स्वयं नहीं देते थे राजस्व। उन्हें पता है कि जब राजस्व नहीं देंगे तो उनकी जमीन नीलाम होगी, तो उन्हें डर नहीं रहता था, क्योंकि वो क्या करते जो नीलामी होती थी तो अपने ही लोगों से क्या है उस जमीन को दोबारा खरीद लेते थे। मतलब जमींदार स्वयं ही क्या है दूसरे लोगों के माध्यम से उस जमीन को खरीद लेते थे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आपका क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सभी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन साथ। अभी दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा, इसके बाद जनवरी में प्री बोर्ड है, फरवरी में दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम है। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री को दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? अथवा में अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? सॉल्यूशन दोस्तों आपका रहने वाला 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सैनिक छावनी से हुआ था। इसे आरंभ करने वाले कौन थे? सैनिक थे। सॉल्यूशन आपका क्या रहने वाला है? अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? तो बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश अवध प्रांत के गांव से भर्ती होकर आए थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर नायक कौन थे? अथवा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तालीकोटा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? देख ले दोस्तों सॉल्यूशन। अमर नायक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमर नायक सैनिक कमांड थे। इन्हें शासक द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये लोग किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। ये लोग विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में क्या सहायक होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोट का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? तो तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय और दक्षिण की मुस्लिम रियासतों के मध्य लड़ा गया था। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 15वां है मौर्य साम्राज्य के कोई 4 ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखिए। अथवा में मैग्नेस्थनीज कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के आपको कोई 4 ऐतिहासिक स्रोत बताने हैं। तो मैग्नेस्थनीज इंडिका हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक के अभिलेख। इसके बाद मैग्नेस्थनीज कौन था? तो मैग्नेस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। वह लगभग 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने भारत का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। कंप्लीट हो जाता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 15 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लिया। आगे दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 16 में से 3 अंकी वाले स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या है 3 अंकी वाले जो 4 अंकी वाले प्रश्न रह गए हैं सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए सभी आपको तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन बताए उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।